Hello everyone, my name is Ashish Garg. I am graduate of BITS Pilani. I have been teaching since 2015. Today I will teach you about angle of repose. तो सबने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ लिया होगा, फ्रिक्शन के बारे में सुना होगा. एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रख दूं, है ना, वो कई बार स्लिप नहीं करता. अगर हम इस इंक्लिनेशन को बढ़ाते जाए, यहाँ पे रखा, थोड़ा इंक्लाइन और बढ़ा दिया, एक एंगल ऐसा आता है जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट स्लिप करना स्टार्ट कर देता है. तो व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? एंगल ऑफ रिपोज यही एंगल है. इट इज द मैक्सिमम एंगल. एंगल ऑफ रिपोज इट इज द मैक्सिमम एंगल जहाँ पे हम इंक्लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं सो दैट वो स्लिप ना करे. जैसे एग्जांपल अगर हम ले, ये मेरे हाथ में नोटबुक है, ये मैंने इसके ऊपर मार्क कर रखी है. मैं इसको इंक्लाइन को बढ़ाता जा रहा हूँ. एक एंगल ऐसा आ गया जहाँ पे इसने स्लिप करना स्टार्ट कर दिया. तो दिस मैक्सिमम एंगल जहाँ तक स्लिपिंग नहीं होती, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज. अगर एंगल ऑफ रिपोज से एंगल बढ़ा है तो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो भी उसके ऊपर रखा होगा वो स्लिप कर जाएगा. इफ एंगल इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज तो पार्टिकल स्लिप नहीं करता. तो इसको हम अल्फा सिंबल से डिनोट करें, एंगल ऑफ रिपोज अल्फा. तो यहाँ पे हमारे पास तीन केस आते हैं. फर्स्ट केस, इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज. मान लो मैंने एक इंक्लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा जिसका एंगल ऑफ रिपोज से कम है. अब अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करूंगा, अब मेरे को पता लग गया कि ये स्लिप नहीं करने वाला, बिकॉज अगर एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा होता है तभी स्लिप करता है, एंगल ऑफ रिपोज से छोटे एंगल पे स्लिप नहीं करता. तो इसका मतलब अगर पार्टिकल स्लिप नहीं करा तो कौन सी फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट करनी चाहिए? यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगी. तो हम इस पे फोर्सेस ड्रॉ करते हैं. एक mg एक्ट करे, एक इसके ऊपर नॉर्मल एक्ट करेगा, और अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये नीचे स्लिप करता हुआ आता, यहाँ पे एक फ्रिक्शन इसके ऊपर डायरेक्शन में लगेगा, एंड दिस विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन. तो अगर तुमसे कोई पूछे कितने नंबर ऑफ फोर्सेज यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, नॉर्मल, mg एंड स्टैटिक फ्रिक्शन, तो तुम्हारा आंसर होगा 3 फोर्सेस. नहीं, हमने शायद सुना हुआ है ये नॉर्मल और जो फ्रिक्शन फोर्स है ये दो अलग अलग फोर्सेस नहीं होते, ये एक ही फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स या रिएक्शन फोर्स. तो यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ फोर्सेस कितने एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स अलग नहीं होते, ये एक ही फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं. तो दिस एंगल इज थीटा, यहाँ पे ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, दिस विल बी थीटा. तो यहाँ पे mg का जो कंपोनेंट आएगा इट विल बी mg cos थीटा, और डाउन द इंक्लाइन जो mg का कंपोनेंट आएगा इट विल बी mg sin थीटा. अब अगर पार्टिकल स्लिप नहीं कर रहा, मतलब ये इक्विलिब्रियम पे है, तो नेट फोर्स इस पे 0 होना चाहिए. तो नॉर्मल किसको बैलेंस करेगा? mg cos थीटा को. एंड फ्रिक्शन फोर्स किसको बैलेंस करेगा? इट विल बैलेंस mg sin थीटा. तो व्हाट इज द टोटल रिएक्शन फोर्स? इट इज अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर. यहाँ से आप सोल्व करोगे तो mg कॉमन आ जाएगा. इट विल बी अंडर रूट ऑफ mg cos थीटा का स्क्वायर प्लस mg sin थीटा का स्क्वायर. यहाँ से mg हम कॉमन निकाल लेंगे, एंड sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1. तो रिएक्शन फोर्स इज mg. इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हो और वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे हो तो क्या कंडीशन होता है? किसी दो वेक्टर्स का वेक्टर सम 0 कब होता है? जब वो इक्वल एंड ऑपोजिट हो. तो यहाँ पे अभी मैंने बताया यहाँ पे 3 फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ 2 ही फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. कौन कौन से? एक तो इसके ऊपर mg एक्ट कर रहा था डाउन दे वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स. वो mg के इक्वल होगा तभी ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए. तो दिस इज द फर्स्ट केस जब एंगल इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज. फिर इसका नेक्स्ट केस, सेकंड केस, व्हेन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज. यहाँ पे भी पार्टिकल स्लिप नहीं करेगा, एंगल ऑफ रिपोज, बिकॉज इट इज द मैक्सिमम एंगल जहाँ पे स्लिपिंग नहीं होती. बट यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? ये मैक्सिमम केस है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू विच इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट करेगा. तो सेकंड केस में हमारे पास सेम वही केस है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, यहाँ पे नॉर्मल mg, यहाँ पे जो बस फ्रिक्शन एक्ट करेगा स्टैटिक ही होगा, बट तो स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू होगा विच इज ऑल्सो कॉल्ड, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं.
तो mg के फिर से वही मैंने कंपोनेंट्स लिए, डाउन द इंक्लाइन mg साइन थीटा, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन mg कोस थीटा। तो नॉर्मल किसके बराबर है फिर से, mg कोस थीटा, फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन mg साइन थीटा, और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो हमें पता है इट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल। तो यहाँ पे तुम्हारे पास थीटा को अल्फा भी लिख सकते हो, है ना, तो mg साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स mg कोस अल्फा, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू, या अल्फा इज tan इनवर्स म्यू। तो दिस इज एंगल ऑफ रिपोज। इससे अगर छोटा एंगल होगा पार्टिकल स्लिप नहीं करता, अगर इससे जैसे हम बड़ा एंगल करेंगे पार्टिकल स्लिप करना स्टार्ट कर देते हैं। यहां तक पार्टिकल की स्लिपिंग नहीं हो रही, फ्रिक्शन स्टैटिक लग रहा है, और एंगल ऑफ रिपोज पे जो फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। जैसे ही मैंने अब नेक्स्ट केस इससे बड़ा एंगल किया, थर्ड केस, थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, यहाँ पे अब क्या होगा, मैंने इंक्लाइन इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है उसको रोक के रखने के लिए, पार्टिकल स्लिप करता हुआ नीचे आएगा। और अगर पार्टिकल अब स्लिप करता हुआ नीचे आ रहा है तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करना चाहिए, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो लेट्स से इस पे मैंने फोर्सेस फिर से ड्रॉ करे, फिर से वही नॉर्मल mg के फिर से हम कंपोनेंट्स लेंगे, mg cos थीटा, एंड डाउन द इंक्लाइन इट इज mg sin थीटा। इस बार अब पार्टिकल स्लिप कर रहा है तो फ्रिक्शन शुड बी काइनेटिक फ्रिक्शन। तो डाउन द इंक्लाइन एक्सेलेरेट कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन एक्सेलेरेशन अभी भी जीरो है, तो नॉर्मल अभी भी किसके बराबर आएगा, mg cos थीटा। काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल इन नेचर, काइनेटिक फ्रिक्शन की फिक्स वैल्यू होती है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज म्यू टाइम्स नॉर्मल, तो यहाँ पे कितना आ गया, इट इज म्यू mg cos थीटा। तो यहाँ पे हम अगर हम बात करें व्हाट इज रिएक्शन फोर्स, तो इट इज अंडर रूट ऑफ नॉर्मल का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर। नॉर्मल इज mg cos थीटा एंड फ्रिक्शन इज म्यू mg cos थीटा। तो mg cos थीटा कॉमन आ गया हमारा, तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स इज 1 प्लस म्यू का स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट, अब इसकी एक्सेलेरेशन कितनी होगी, तो इस पे अगर हम फॉर्मूला लिखें, डाउन द इंक्लाइन एक्सेलेरेशन है तो डाउन द इंक्लाइन फोर्स बड़ा होना चाहिए, तो mg साइन थीटा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। mg साइन थीटा, यहाँ पे फ्रिक्शन इज माइनस म्यू mg cos थीटा, इट इज मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो यहाँ पे डाउन द इंक्लाइन जो हमारा एक्सेलेरेशन आता है इट इज g साइन थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। ये फॉर्मूला तुम्हें याद भी करना है, ये डायरेक्ट काम आता है हमें। रिएक्शन फोर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे छोड़ सकते हो, ठीक है, ये वहाँ पे फाइंड आउट कर लो, बट एक्सेलेरेशन इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला हमें याद करना है। अब यहाँ पे म्यू कौन सा यूज होगा, पहले दो केसेस में स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट किया था, तो यहाँ पे जो म्यू भी हमारा यूज होता है, यहाँ पे म्यू कौन सा है, दिस इज म्यू एस, म्यू स्टैटिक। और अभी जब यहाँ पे पार्टिकल स्लिप करता आ रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे म्यू भी म्यू काइनेटिक एक्ट करेगा। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स से एक इंक्लाइन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री, रफ सरफेस है, एंड लेट्स से म्यू इज इक्वल टू 0.8। यहाँ पे एक 10 kg का ब्लॉक रख दिया हमने। क्वेश्चन इज फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक। हमें फ्रिक्शन और एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक फाइंड आउट करना है। अब एक तरीका तो ये है, पहले हम एंगल ऑफ रिपोज ढूंढ लें। एंगल ऑफ रिपोज का हमने फॉर्मूला निकाला था, अल्फा इज tan इनवर्स म्यू, बट मेरे को tan इनवर्स 0.8 नहीं लेना आता,
क्योंकि tan मेरे को 30 पता है, 37 पता है, tan 37 इज 3/4, 0.75, tan 45 इज 1। तो या तो उसके बीच में कहीं लाई करेगा, ऐसे सोच सकते हो कि 37 और 45 के बीच में एंगल ऑफ रिपोज लाई करेगा, ये उससे छोटा एंगल है। सेकेंड मेथड जो मैं प्रेफर करता हूँ, इंस्टेड कि एंगल ऑफ रिपोज निकालें, हमने यहाँ पे निकाला एंगल ऑफ रिपोज, इंस्टेड ये फाइंड आउट करने की बजाय मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना tan थीटा निकालता हूँ। इफ tan थीटा, पहला केस जो था इसमें tan थीटा इज लेस देन म्यू, सेकेंड केस जो है tan अल्फा म्यू एस के बराबर है या tan अल्फा इक्वल्स टू म्यू एस, और थर्ड केस जो है हमारा tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एस। ये तीन केस हमने देखे। फर्स्ट केस, अगर म्यू ऐसे समझ सकते हो, एंगल ऑफ रिपोज पे tan थीटा म्यू के बराबर होता है, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। अगर म्यू ज्यादा है तो फ्रिक्शन मतलब ज्यादा है, फ्रिक्शन सफिशिएंट है ब्लॉक को स्लिप करने से रोकने के लिए, तो यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होगी। इस केस में tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, इसमें फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कम है tan थीटा से, तो स्लिपिंग हो जाएगी, और ये फाइंड आउट करना थोड़ा ज़्यादा इजी रहता है। अब इस क्वेश्चन में या तो मैं tan इनवर्स 0.8 फाइंड आउट करता, उससे अच्छा मैं tan थीटा निकाल लेता हूँ। tan थीटा मतलब tan 30, tan 30 इज 1/√3, दैट इज √3/3, √3 होता है 1.732/3, दैट इज 0.577 के आसपास, और म्यू इससे बड़ा है, म्यू इज ग्रेटर देन दिस, तो मतलब ऑब्जेक्ट स्लिप नहीं करेगा। यहाँ पे कौन सी फ्रिक्शन एक्ट करेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगी। तो एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक इट विल बी 0, नॉर्मल tan g cos 30, यहाँ पे tan g sin 30, एंड फ्रिक्शन दैट विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगर ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, स्लिप नहीं कर रहा, फ्रिक्शन लिमिटिंग नहीं लगाना, फ्रिक्शन म्यू टाइम्स नॉर्मल नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो फ्रिक्शन यहाँ पे जो आएगा इट विल बी tan g sin 30। कितना हो गया ये, दिस इज 5g, अगर g 10 ले रहे हो तो 50 न्यूटन, या अगर 9.8 ले रहे हो तो 49 न्यूटन। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट केस में याद करना है कि अगर इससे कम है तो फ्रिक्शन सिर्फ mg sin थीटा के बराबर होता है, ब्लॉक को नीचे जाने से रोक देता है वो। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ट्राई करते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मान लो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, मतलब ब्लॉक स्लिप करेगा। अब क्वेश्चन ये, यहाँ पे एक ब्लॉक है, मैंने इसको रेस्ट से रिलीज कर दिया, ये लेंथ दी हुई है L, दिस बेस इज B एंड हाइट इज H। देखो बच्चों, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, जैसे मेंस लेवल के क्वेश्चन हो गए, नीट लेवल के क्वेश्चन हो गए, एडवांस लेवल में, इनमें क्या डिफरेंस होता है। नीट लेवल पे जनरली एक सिंगल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, जो थोड़े से टफ क्वेश्चन बनाने से थोड़ा मेंस में तो एक से या दो कंसेप्ट कंबाइन करता है। एडवांस में ज़्यादा कैलकुलेटिव पेपर नहीं आता, बट वो क्या करता है, 2 या 3 कंसेप्ट को कंबाइन करता है। अब जैसे अब इसमें क्वेश्चन है, फाइंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस द बॉटम। अब मेरे को स्पीड निकालनी है जब ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। अब मेरे को ये पता है कि यहाँ पे स्लिपिंग होगी, और हमने अभी एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला देखा था। क्या एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला था, g sin थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला हमने फाइंड किया यूजिंग लॉज ऑफ मोशन। अब मेरे को दो कंसेप्ट, अब यहाँ पे स्पीड निकालनी है कि जब ये बॉटम पे रीच करेगा इसकी स्पीड कितनी होगी। अब ये हम इसमें स्टार्टिंग स्पीड पता है, डिस्प्लेसमेंट मेरे को पता है, एक्सेलेरेशन पता है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, टाइम या टाइम के साथ या पोजीशन के साथ चेंज नहीं कर रहा। फाइनल स्पीड निकालनी है तो कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, u पता है मेरे को, एक्सेलेरेशन पता है मेरे को, डिस्प्लेसमेंट पता है, फाइनल स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है कि व्हाट इज द फाइनल स्पीड। तो हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, दैट इज b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इट इज 2as। तो इनिशियल स्पीड इज 0, फाइनल स्पीड हमें निकालनी है, एक्सेलेरेशन इज g sin थीटा
माइनस म्यू जी कोस थीटा। तो ये तुम्हारे पास फाइनल स्पीड आ गया। जी कॉमन ले सकते हो, और कहीं कहीं ना जैसे अगर और चेंज करना हो, कई बार मेरे को ये नहीं देता कि इंक्लाइन की लेंथ कितनी है, इसका बेस लेंथ और हाइट की टर्म में निकालना होता है। तो L साइन थीटा ये हाइट हो गया, L कोस थीटा ये बेस हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन इस पे और ट्राई करते हैं। क्या क्वेश्चन है? दो इंक्लाइन है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, बस क्या डिफरेंस है, एक इंक्लाइन स्मूथ है और एक इंक्लाइन मेरे पास रफ है। और गिवन है कि जो म्यू है इट इज लेस देन 1045, तो मतलब फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है ब्लॉक को रोकने के लिए। अब यहाँ पे एक ब्लॉक रिलीज किया मैंने और इसके ऊपर एक ब्लॉक रिलीज किया, दोनों में स्लिप करता हुआ आएगा। किस में एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगी? स्मूथ इंक्लाइन है उसमें एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगी तो ब्लॉक पहले रीच कर जाएगा। रफ इंक्लाइन पे एक्सेलेरेशन कम होती है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो क्वेश्चन मेरे को ये गिवन है, मान लो इसमें स्मूथ इंक्लाइन में नीचे आने में टाइम लगा उसे T1 और रफ इंक्लाइन में जो टाइम उसको नीचे आने में लगा T2। तो T2 इज गिवन टू बी 2 टाइम्स T1। तो मुझे फाइंड म्यू, मुझे म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? स्मूथ इंक्लाइन पे एक ब्लॉक रिलीज किया, एक रफ इंक्लाइन पे रिलीज किया, दोनों आइडेंटिकल थे लेंथ वगैरह डायमेंशंस में, बट एक स्मूथ था दूसरा रफ है। स्मूथ पे अगर उसको टाइम T1 लग रहा है, स्मूथ है तो स्पीड एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगी, जल्दी नीचे रीच करेगा, टाइम कम लगेगा। रफ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। T2 इज 2 टाइम्स T1। तो हमें ये निकालना है कि यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी होगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। पहली बात, हमें एक्सेलेरेशंस पता है। स्मूथ इंक्लाइन पे कितना एक्सेलेरेशन होता है ब्लॉक का? इट इज जी साइन थीटा। और रफ इंक्लाइन के ऊपर ब्लॉक का एक्सेलेरेशन इट इज जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। थीटा में 45 गिवन है तो साइन 45 1/√2, cos 45 it is also 1/√2। तो स्टार्टिंग स्पीड पता है, एक्सेलेरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट मैं लेट कर रहा हूँ कि दोनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट इज एल। मेरे को टाइम निकालना है, कौन सी इक्वेशन यूज करें? स्टार्टिंग स्पीड पता है, एक्सेलेरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम। तो सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं हम। व्हाट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? एस इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो फर्स्ट स्मूथ इंक्लाइन पे लगा रहा हूँ, एस इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हेयर डिस्प्लेसमेंट अपनी कितनी है? L। स्टार्टिंग स्पीड थी 0, एक्सेलेरेशन है g साइन थीटा, g/√2 T1 का स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और सेम इक्वेशन फॉर रफ इंक्लाइन लिखते हैं, वहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट है अपना L, स्टार्टिंग स्पीड थी 0, एक्सेलेरेशन हमने निकाला था g साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा, उसे हमारी वैल्यू आई थी g/√2। दिस इज, और क्वेश्चन में गिवन है T1 और T2 में रिलेशन गिवन था, T2 इज 2 टाइम्स T1। तो या तो यहाँ पे L की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो या इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लो। मैं डिवाइड करके कर रहा हूँ, तुम वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो इट इज g/√2 T1 का स्क्वायर एंड L g/√2 1 माइनस म्यू T2 का स्क्वायर। और मैं T2 की वैल्यू फिल कर रहा हूँ, इट इज 2 टाइम्स T1 का स्क्वायर। और इन इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। L से L कैंसिल आउट हो गया, हाफ कैंसिल आउट हो गया, g/√2 कट गया। और यहाँ से अगर स्क्वायरिंग करोगे तो 4T1 स्क्वायर बनेगा, T1 स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी अगर मैं वहाँ पे लेके जाऊँ, या 1 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1 माइनस म्यू। इसके बाद आगे सॉल्व कर सकते हो।
दैट इज म्यू इज इक्वल टू 3/4। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। अगर कभी क्वेश्चन में ये बोले, सेम क्वेश्चन में, कि मान लो इसमें तो मैंने एंगल स्पेसिफाई कर दिया, एक अगर हम सेम क्वेश्चन लें, दो इंक्लाइन है सेम लेंथ के, एक रफ है एक स्मूथ है, स्मूथ पे टाइम लग रहा है उसको नीचे आने में t1, रफ में इंक्लाइन लग रहा है t2, और t2 इज n टाइम्स t1। अब क्वेश्चन में आता है फाइंड म्यू, तो ये तुम अपने आप भी ट्राई कर सकते हो, मैं एक बार आंसर लिख के दे रहा हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी आता है, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा इंटू 1 माइनस 1/n²। ये पिछले वाले उस पर अप्लाई भी करके देख सकते हो, वहाँ पे हमारा थीटा था 45 और n था, उसमें बोला था 2 टाइम्स टाइम लग रहा है, तो थीटा इज 45, tan 45 इज 1 माइनस 1/4, दैट इज 3/4। थैंक यू बच्चों।